हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आरआरबी पीओ, क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट स्केल 2 और स्केल 3 के लिए हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं। और आज हम आपको आरआरबी ऑफिसर्स अर्थात पीओ स्केल 2 और स्केल 3 तथा आरआरबी क्लर्क के लिए सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आप लोग लगातार कर रहे थे कि सर एक बार हमें सिलेबस अच्छे से समझा दीजिए, जिससे हमें आसानी रहे कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, किन सेगमेंट्स में हमको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उसी क्रम में ये आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है। यहाँ देखिए हिंदी पाठ्यक्रम, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ भाषा लिखी है जहाँ पे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है वो जो डिज़ाइन किया गया है उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। अगर आप उस पर्पज़ को समझ गए तो आपकी जो तैयारी है, आपको किस क्षेत्र में अधिक से अधिक करनी है, वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देखो हम क्या कहते हैं आपसे कि सर्वप्रथम यह ज्ञात हो कि यह परीक्षा हिंदी व्याकरण की नहीं है, अपितु किसकी है? हिंदी भाषा की है। ये किसकी परीक्षा है? आपकी हिंदी भाषा की परीक्षा है। जब आप अपना सिलेबस चेक करेंगे तो वहाँ लिखा होता है हिंदी भाषा। तो ये हिंदी व्याकरण की परीक्षा नहीं है। किसकी परीक्षा है? हिंदी भाषा की परीक्षा है, जिसमें परीक्षार्थी के संबंध में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह हिंदी को एक भाषा के रूप में किस प्रकार समझता है। जो एग्जामिनर आपके सामने प्रश्न दे रहा है वो ये जानने का प्रयास करता है कि आखिर आप हिंदी को एक लैंग्वेज के तौर पर क्या समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह किताबी ज्ञान के आधार पर अभी तक स्वयं को मूल्यांकित करता हो। यानी कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि उसने चीज़ों को किताबों से रट लिया और अपने नंबर ले आया और सोचता है कि मैं हिंदी भाषा में बहुत अच्छा हूँ। इसको समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि आप किताबी ज्ञान की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। क्या वह भाषा के अंतर्गत समझ को प्रधानता देता है? क्या वो भाषा को समझ पाता है या फिर शब्द से ही घटना को समझता है, या फिर जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी के आधार पर अपने चयन कर लेता है कि यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं और क्या बातें नहीं की जा रही हैं। यानी एक एग्जाम्पल अगर दूँ कि अगर वहाँ पर कोई वाक्य बोला गया है तो क्या उसको इस बात की समझ है कि क्या वो वाक्य सीरियसनेस में बोला गया है या किसी मजाक में बोला गया है। अगर सपोज वह बात ही नहीं समझ पा रहा है तो किस प्रकार वो डील कर पाएगा एक बैंकिंग सेक्टर में। इन्हीं सब बातों की परख आपकी परीक्षा में की जाती है। इस परख के लिए हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण निम्नलिखित विषयों के आधार पर किया जाता है और यही आपके पाठ्यक्रम का अंग बन जाता है। तो समझ में आया होगा कि आखिर पाठ्यक्रम बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। और यहाँ पे ज्वाइन अवर पेड बैच इन ₹349, इसके बारे में आगे जानकारी दे दूंगा आपको। हमारा हिंदी का ₹349 में हमने पेड बैच अपना लॉन्च किया है, वहाँ हमने हर एक चीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड की है। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए आरआरबी ऑफिसर्स पीओ स्केल 2 स्केल 3 और आरआरबी क्लर्क का अलग अलग सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आरआरबी क्लर्क के लिए आप एक बार देख लो कि क्लर्क का जो पाठ्यक्रम है ना वो आरआरबी ऑफिसर के पाठ्यक्रम के समान ही होता है। यानी इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो बिल्कुल आरआरबी पीओ वाले टॉपिक ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न बढ़ जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बढ़ जाते हैं? एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे पूछ लिया जाता है और एक वर्तनी अशुद्धि के अलग से प्रश्न पूछ लेता है वो। और इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक है ना वो सभी आरआरबी पीओ वाले ही होते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो आरआरबी पीओ या स्केल 2 और स्केल 3 के हम सिलेबस को अगर डिस्कस करें तो यहाँ सबसे पहले देखो गद्यांश। सोचो यहाँ पर गद्यांश क्यों दिया जा रहा होगा। अब यहाँ पर अगर ये मान के चलिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपके पास कई सारे सर्कुलर्स आएंगे। आरबीआई के सर्कुलर होंगे, आपकी बैंक के सर्कुलर होंगे। आपको किसी को अपनी बात पहुँचानी है किसी अधिकारी तक या किसी डिपार्टमेंट को आपको चिट्ठी देनी है तो वहाँ पर आपकी भाषा की समझ ही तो आएगी। आप क्या बात अपनी पहुँचाना चाहते हो वो कैसे सामने वाला पता कर सकता है आपसे? वो आपको गद्यांश दे देगा। वो ये देखने का प्रयास करेगा कि आप अगर गद्यांश के अंदर जो जानकारियां हैं क्या उनके पीछे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप बैंक के सर्कुलर्स पढ़ते हैं उसमें जो जानकारी दी जाती है क्या आप उन जानकारियों को भी अच्छी प्रकार समझ पाएंगे या नहीं। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गद्यांश में क्या पूछने का प्रयास होता है कि वहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी गई है उस जानकारी के साथ साथ उस जानकारी के थ्रू कौन कौन सी अन्य जानकारी निकल सकती हैं, क्या आप उनको गैदर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरी एडिटोरियल की क्लासेस ले लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो गद्यांश में रिक्त स्थान। गद्यांश में रिक्त स्थान ये पूछे जाने का क्या तात्पर्य है कि सर गद्यांश में कुछ पद रिक्त छोड़ दिए जाते हैं और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि उस गद्यांश के अंदर की बातों को, उस गद्यांश के अंदर के कॉन्टेक्स्ट को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप हमारी क्लासेस को करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि गद्यांश पर रिक्त स्थान जो टॉपिक है असल में उसी गद्यांश के हेर फेर में ही घूमने वाला पूरा टॉपिक है, और इसमें जो भी रिक्त स्थान दिए जाते हैं वो कभी भी बाहर की वोकेबलरी आपको एक बार के लिए ना आती हो, लेकिन अगर आप उन अर्थों को समझ सकते हैं गद्यांश के अंदर तो आप आसानी से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक सिलेबस का पार्ट बन जाता है। फिर आता है अव्यवस्थित वाक्यक्रम, और ये आपसे दो प्रकार से पूछ लिया जाता है। किस किस प्रकार से पूछा जाता है, इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो पैरा जंबल वाला जो आपका टॉपिक होता है कि सभी को क्रम में लगाने के बाद 5 प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार से कि उसने ए से लेके एच तक एक पैराग्राफ था आपका, उसमें 8 वाक्य थे, उसने उन वाक्यों को अलग अलग ढंग से रख दिया है, यानी कि पहला जो वाक्य है उसे उसने उठाकर तीसरे नंबर पर रख दिया है, दूसरे वाक्य को उठाकर 6वें नंबर पर रख दिया है, इसी प्रकार से। तो अगर मान लीजिए पहले और 8वें वाक्य को उसने मतलब अलग अलग क्रमों में रखा हुआ है तो हमें वो सभी वाक्यों को एक ऐसे क्रम में लगाना पड़ेगा कि जो एक सही पैराग्राफ बन जाए, और उसके आधार पे फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से पहला वाक्य कौन सा है, दूसरा वाक्य कौन सा है, तीसरा वाक्य कौन सा है, एंड सो ऑन। और दूसरा प्रकार क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक एक प्रश्न में क्या करता है वो कि उसने पहला कह दिया कि पहला और अंतिम वाक्य आपका क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है, बाकी के वाक्यों को आपको सही क्रम में लगाना है और सही विकल्प का चुनाव करना है, और उन्हीं विकल्पों में वो उत्तर लिखे होते हैं। यानी हमसे पहले वाले प्रकार में क्या पूछ रहा है कि पहला वाक्य आप बताइए, दूसरा बताइए, वहाँ ऑप्शंस में क्या होता है अ ब स द करके लिखे होते हैं। तो पहले ऑप्शन मान लीजिए PQRS या ABCD करके दिया हुआ है, तो वहाँ उसने खुद ही वो क्रम लिख दिए कि CADB इनका सही क्रम है अथवा BACD इनका सही क्रम है, तो हम वहाँ ऑप्शंस को देख के भी आंसर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ भी हमारे लिए क्या स्किल होनी चाहिए, अगर हमें रीडिंग स्किल अच्छी है, हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि एक वाक्य के बाद में कौन सा वाक्य शुरू हो सकता है, कौन सा वाक्य पहले नंबर पर आ सकता है, तो ये सभी भाषा की समझ है। अब आगे देखो रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या है, ये 4 प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। सब कुछ आपको हमारे सिलेबस में मिल रहा है, जो भी यहाँ दिख रहा है वो हमने सब अपने बैच में कराया हुआ है। तो चलो एक बार मैं उसी बैच की ज़रा थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे के सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हमारे ये जो हमारा पेड बैच है ना, एजुकेटर पीयूष यादव, इसको आपको ज्वाइन करना ही करना है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर आपको डेली रीडिंग के लिए आर्टिकल मिलता है, हिंदी का रीडिंग आर्टिकल मिलता है, और हिंदी एडिटोरियल की क्लासेस मिलती हैं आपको, यहाँ पे वीडियो क्लासेस मिलती हैं और बहुत हेल्प होगी आपकी। तो इस ग्रुप को तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 2 लिंक और लगाए हैं, RRB PO का प्रीवियस पेपर 2023 का और RRB क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। जाके वो पेपर देख लो, हमने कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया है, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा हमारी प्लेलिस्ट से। और हमारा जो पेड बैच चल रहा है हिंदी का, 349 रुपीज़ केवल प्राइस है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक की है, 31 दिसंबर 2024 तक की है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, फाउंडेशन बैच, यानी कि जो भी हम सिलेबस आपको डिस्कस करा रहे हैं ना, वो सारा सिलेबस हमने बिल्कुल बेसिक से कराया हुआ है। किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा संभावित पैटर्न हो सकता है, वो हमने सब यहाँ कवर कराया है। हर एक चैप्टर को कराने के बाद हमने वहाँ पे उनके टेस्ट पेपर कराए हैं, उनकी आपको PDF और वीडियो सॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें इस बैच में मिल जाएंगी। तीसरी चीज़, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हमने कराई है, 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ कराई है। वो जाके आप करोगे तो आपके जो टॉपिक पर पकड़ है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद 30 मॉक टेस्ट हम आपको करा रहे हैं, और जिनका जो लेवल है ना वो आपके एग्जाम से भी उच्च श्रेणी का लेवल हमने यहाँ पे कराया हुआ है। सभी क्लासेस की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और हिंदी एडिटोरियल PDF आपको मिल जाएगी, और साथ ही एडिटोरियल की वीडियो क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी इसी बैच में। तो एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा सिर्फ 349 रुपीज़ में। पे कैसे करना है, 349 रुपीज़ का UPI दिए गए नंबर पे आपको कर देना है 7895041688 पर, और इसी नंबर पे आपको इस UPI का जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दो। 1 से 2 मिनट में हम आपको अपने पेड बैच में एंट्री दिला देंगे, और बस आपको ये सारा एक्सेस वहाँ पर मिल जाएगा। फ़ोन और लैपटॉप दोनों में ही आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, केवल टेलीग्राम अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलो
जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, रिक्त स्थान देखो 4 प्रकार के रिक्त स्थान पूछे जा सकते हैं। वाक्य में शब्द रिक्त स्थान, यानी कि बिल्कुल सिंपल वाले जो आपको दिए जाते हैं कि एक वाक्य लिख दिया, उसमें 2 या 3 जगह पर शब्द खाली छोड़ दिए गए, ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प आ सकता है, बिल्कुल जो बेसिक वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाक्य में वाक्यांश रिक्त स्थान। ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जरा ये देखो। यहाँ पे देखो कि इस प्रकार से लिखा होता है कि पहला सेंटेंस है, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ, पहला सेंटेंस लिख दिया, दूसरा सेंटेंस लिख दिया, तीसरा सेंटेंस खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चौथा सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। आपको 5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, A B C D E, और इन 5 ऑप्शन में से कुछ वाक्यांश होते हैं जो यहाँ पे ये जो छोड़ दिया गया है ना, वही इनमें से किसी एक ऑप्शन में लिखा होगा और बाकी 4 ऑप्शन कुछ और होंगे। हमें वो वाक्यांश छांटना है कि आखिर वो कौन सा है, ये हमें छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी रिक्त स्थान पूछ लिए जाते हैं, और इसके साथ ही वाक्य रिक्त स्थान भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ वाक्यांश है तो वाक्य भी पूछा जा सकता है, पूरा पूरा वाक्य गायब कर दिया, आपको वो वाक्य ढूंढना है। वाक्य में शब्द प्रतिस्थापन, जो आपका पहले टाइप वाला, जो बेसिक वाला जो रिक्त स्थान होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी रिक्त स्थान पूछा जाता है। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि पूरा एक वाक्य लिख दिया है, 3 या 4 शब्द ऐसे हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का आप चुनाव कर लो जो इन बोल्ड वाले जो शब्द है ना, उनको वो प्रतिस्थापित कर सके, अर्थात उनकी जगह पे ये वाले शब्द आ सकें। तो सीधी सी बात है, हमें वहाँ पे क्या करना है, वो भी रिक्त स्थान ही है। अब आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे जो बोल्ड वाले जो शब्द लिखे हुए हैं, आप उसको कंसीडर मत करो, आप ये मान के चलो कि वो रिक्त स्थान है, तो वो उस तरीके से आप उन चीज़ों को कर सकते हो। उसके बाद रिक्त स्थान में एक से अधिक शब्द आने की संभावना, बहुत सिंपल सा तरीका है ये कि उन्होंने सपोज एक वाक्य लिख दिया, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस में जो शब्द लिखा हुआ है, मानो कोई शब्द लिखा है, उसको उन्होंने रिक्त छोड़ दिया। सपोज यहाँ पे कोई उन्होंने शब्द लिख दिया अमृत, और वो यहाँ पे उन्होंने रिक्त छोड़ रखा है अमृत शब्द को। अब ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका, एक अमृत लिखा है, एक पीयूष लिखा है, तीसरा लिखा है जल लिखा है, चौथा क्षुधा लिखा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द आ सकता है। तो यहाँ पे सर अमृत भी आ सकता है, पीयूष भी आ सकता है, जल और क्षुधा नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको रिक्त स्थान इस प्रकार से पूछा जाता है। फिर आता है वाक्य त्रुटि, और वाक्य त्रुटि भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कराई है वहाँ पर, और काफ़ी सारी हमने वहाँ प्रैक्टिस कराई है, प्रैक्टिस की तो कमी है ही नहीं। वाक्य त्रुटि में देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य त्रुटि बन जाती है कि कुछ अर्थ निकलना चाहिए था। सपोज इस प्रकार से कि राम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके 100 में से 90 अंक आए, और फिर हम लिख रहे हैं कि वह फेल हो गया। तो कि अर्थ के आधार पर तो गलत है ना, कि उसके 100 में से 90 नंबर आए फिर भी वो फेल कैसे हो जाएगा, फेल तो नहीं होगा। तो वहाँ पे ये अर्थ के आधार पे त्रुटि हो जाती है, व्याकरण के आधार पे हो जाती है। कभी इस प्रकार से हो जाती है कि वहाँ पे लगना चाहिए था कि राम की पुस्तक, लेकिन वहाँ लिख गया राम का पुस्तक। हालांकि मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जब ये सेंटेंस के अंदर इस प्रकार से चीज़ें आती हैं ना, तो आपको छांटने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो दिक्कतें हमने अपने जो चैप्टर कराया किस प्रकार आप छांट सकते हो, वहाँ हमने एकदम उसको कवर किया है। वर्तनी के आधार पे, यानी कि कुछ शब्द लिखे होते हैं उनको वो गलत तरीके से लिख देते हैं, हमें वो चीज़ें छांटनी पड़ती हैं। इसके बाद देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य प्रकार पूछा जाता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यही 3 आधार पर वाक्य प्रकार पूछा जाता है। तो वो भी हमने बहुत अच्छे से कवर कराया है, कुछ भी रटना ही नहीं है। हमने जो अपना सिलेबस कराया है ना, कुछ भी नहीं रटना आपको। सिर्फ 2-3 नंबर की चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें रटनी ही पड़ती हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, समानार्थी, विपरीतार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। ये भी हमने आपको पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की दे रखी है। तो केवल आप उनको पढ़ते रहिए, रट्टा मत मारो, काम चल जाएगा। इसके बाद देखो शब्दकोश, हर टीचर ने इसको गलत करा रखा है, लेकिन हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कराया हुआ है, कुछ भी रटना नहीं है। और अभी मैं इसकी एक रिवीजन क्लास और लूँगा, जहाँ पे फिर दोबारा मैं इन चीज़ों को आपको कंफर्म कर दूँगा। इसके बाद देखो शब्द क्रम, शब्द क्रम भी 2 प्रकार से पूछा जाता है। शब्द विस्थापन, कई बार ऐसे होता है कि A, B, C, D, E, F 6 शब्द हैं किसी वाक्य के अंदर, वो हाईलाइट कर रखें और ये आपस में ही प्रतिस्थापित हो सकते हैं। जैसे A की जगह E आ सकता है और E की जगह A आ सकता है,
बी की जगह डी आ सकता है और डी की जगह बी आ सकता है, और ऐसे ही सी और एफ आपस में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इस प्रकार से भी पूछ लेता है। कई बार क्या करता है कि 5 शब्दों को उसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है अलग अलग, और वो शब्द अलग अलग क्रम में लिखे हुए हैं, तो आपको उनको सही क्रम में लिखना पड़ेगा कि बी ए सी डी ई क्रम में है या सी ए डी ई बी क्रम में है, लाइक दैट। ठीक है। और उसके अलावा फिर ये छोटे छोटे प्रश्न वाले आते हैं कि मुहावरे, लोकोक्ति, और इनसे संबंधित प्रश्न मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 प्रश्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो मेजर जो आपका पोर्शन है वो अगर आपने रीडिंग स्किल अगर अपनी अच्छी कर रखी है तो आप आसानी से 30+ तो पहुंच ही जाओगे। और रीडिंग स्किल कैसे अच्छी होगी, हम सर जो रीडिंग आर्टिकल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे वो आप डेली करो, एडिटोरियल जो मिलते हैं वो डेली करो, आपका अच्छा खासा यहाँ पर हो जाएगा। और पेड बैच अगर कर लिया तो फिर 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, 30+ आ ही जाएंगे। अब यहाँ पे देखो स्तर की अगर हम बात करें कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा का स्तर आरआरबी ऑफिसर में उच्च श्रेणी का रहता है, यानी कि जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है आरआरबी ऑफिसर का, स्केल 2 स्केल 3 में अगर हम बात करें और पीओ में बात करें। तो वहीं आरआरबी क्लर्क में जो ये सिलेबस का जो स्तर है ना वो आपका कैसा हो जाता है, निम्न से मध्यम, यानी कि ईजी से मॉडरेट तक चला जाता है। तो आसानी से यहाँ पर अगर आप हमारी चीज़ों को कवर करते हुए जाओगे तो बहुत सलीके से आप 30+ नंबर लेकर आ जाओगे। इसके साथ देखो उपरोक्त पाठ्यक्रम को संपूर्णतः हमने अपने पेड बैच में विश्लेषणात्मक तरीके से कराया है, और साथ ही इस बैच में 1500+ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ 30 उच्च स्तर के मॉक टेस्ट भी हमने आपको दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन रीडिंग आर्टिकल और हिंदी एडिटोरियल प्रश्नों सहित वीडियो क्लास हमने कराई हैं, और हम डेली इसको करा भी रहे हैं। यदि आप हिंदी में 30+ नंबर लाकर कट ऑफ का लगभग 1/3, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप 30 नंबर अगर हिंदी में ले आते हो या 30 से ज़्यादा नंबर ले आते हो तो आप 1/3 से ज़्यादा कट ऑफ के लिए जो मार्क्स आपको चाहिए वो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से निकाल लोगे। हमारे बैच में अवश्य ही इनरोल करें। मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह अगर आपको देखना है तो आप हमारी एडिटोरियल की क्लासेस देख लो, जो हमने 2024 की जो प्लेलिस्ट डाली हुई है वहाँ से देख लो, आपको एकदम हमारे कंटेंट का अंदाजा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन कंटेंट हमने कराया हुआ है। 350 के ऊपर कोर्स हमारे सेल हो चुके हैं अभी तक, और भी लगातार ये जारी हैं। और इसकी कीमत हमने सिर्फ 350 यानी 349 रुपये रखी है, और इसकी वैधता जो है ना वो 31 दिसंबर 2024 तक है। कोर्स एनरोल करने के लिए केवल आपके पास टेलीग्राम का अकाउंट होना चाहिए, किसी फर्दर ऐप की नीड नहीं है। आसानी से फ़ोन में भी एक्सेस हो जाता है, लैपटॉप पे भी एक्सेस हो जाता है, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ तरीके से चलता है, कहीं भी कोई लैगिंग नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से ये कोर्स आपका चलता है। सभी चीज़ों की PDF आपको मिल जाएंगी, सभी की वीडियो एनालिसिस आपको मिल जाएंगी, तो एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और पाठ्यक्रम से आप समझ चुके होंगे कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है। ये कोई किताबी रट्टे वाली चीज़ नहीं है कि हमने किताब से पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, हम एग्जाम में कर आएंगे। जब तक वो समझ डेवलप नहीं होगी, और समझ डेवलप कैसे होगी, जब तक आप उन चीज़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे। विश्लेषण हमने करना सिखाया है, बहुत मेहनत की है हमने सिलेबस पे। तो एक बार जाके देखो, चेक करो, हिंदी में आसानी से 30+ नंबर लाए जा सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जिस प्रकार से हमने चीज़ें आपको सिखाई हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा ही जो सेशन था आज आपको फ्रूटफुल लगा होगा, और उसी के आधार पर आगे की चीज़ों को आप लगातार करेंगे और अपनी पढ़ाई को और हिंदी के स्तर को काफ़ी बेहतर लेवल पर लेकर जाएंगे।